दीवान ए खैरात मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए फिरोज तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। कुछ विभाग ऐसे भी थे जो राजा की व्यक्तिगत सेवा से संबंधित थे। वकील ए दर यह कारखानों का प्रधान होता था। यह राजकीय कारखानों का निरीक्षण करता था। दीवान ए हाजिब यह दरबार के कार्यवाहियों की देखरेख करता था। सर ए जानदार यह सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। अमीर ए मजलिस यह शाही दावतों एवं आयोजनों की देखरेख करता था। अमीर ए अखूर यह शाही अष्टबल का प्रधान होता था। सहना ए पिल यह हस्तशिला का प्रधान होता था। नायब ए ममलिकात जब सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई तो इस पद का सृजन किया गया। इख्तियार उद्दीन ऐटिगिन प्रथम नायब ए ममलिकात था। मुबारक शाह के बाद यह पद समाप्त हो गया। खुसरो अंतिम नायब ए ममलिकात था। प्रांतों की शासन पद्धति। सुल्तान का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके अत्यंत निकटस्थ दुर्गों तथा चौकियों वाले क्षेत्र तक ही सीमित था, जहां से वह चोट कर सकता था। सुदूरवर्ती प्रांत राजप्रतिनिधियों के अधीन थे, जिन्हें नायब सुल्तान कहा जाता था। प्रांतों की संख्या 20 से 25 के भीतर रहती थी। प्रांत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, जो मुख्तों या आमिलों के नियंत्रण में थे। इससे भी छोटे छोटे टुकड़े सिकदारों के अधीन थे, जिनका अधिकार क्षेत्र कुछ मीलों से अधिक नहीं होता था। प्रत्येक प्रांत साम्राज्य का प्रतिरूप था तथा नायब सुल्तान अपने प्रदेश में प्रायः एक निरंकुश शासक की भांति कार्यपालक, न्यायपालक, शासक तथा सैनिक अधिकारों का उपयोग करता था। उस पर केवल केंद्रीय सरकार का नियंत्रण रहता था, जिसमें उसकी सबलता या दुर्बलता के अनुसार फर्क पड़ता रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रांतों पर नियंत्रण रखने में हुई असफलता से उसके राजप्रतिनिधियों को स्वतंत्रता घोषित करने में प्रोत्साहन मिला। यद्यपि इब्न बतूता का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 23 प्रांत थे। इक्ता का विभाजन सीक में होता था। संभवतः 1279 ईस्वी में बलबन के समय पहली बार सीक का निर्माण हुआ। इस पर सिकदार नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। सीक का विभाजन पैगनों में होता था और इस पर अमील नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अफीक के अनुसार फिरोज तुगलक के समय दोआब में 55 परगने थे। इब्न बतूता एक और प्रशासनिक इकाई की चर्चा करता है। यह परगना के नीचे होता था। यह 100 या 84 गाँवों का समूह होता था और इस पर चौधरी नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। 100 या 84 गाँवों के इस समूह को सदी कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी। राजप्रतिनिधि का वेतन उसके प्रांत के राजस्व से मिलता था तथा शासन का खर्च काटने के बाद शेष राजस्व केंद्रीय कोष में भेज दिया जाता था। वह स्थानीय सेना रखता था तथा कभी कभी उसे सुल्तान को सैनिक सहायता देनी पड़ती थी। इस प्रकार उसकी स्थिति मध्यकालीन यूरोप के सामंतवादी सरदार की तरह थी। सरदारों के षड्यंत्रों तथा अधिकारियों में सहकारिता की कमी के कारण प्रायः प्रांतीय सरकार के संतोषजनक कार्य में बाधा उपस्थित हो जाती थी। फलतः शांति एवं व्यवस्था पूर्णतः नहीं रखी जाती थी। साम्राज्य के प्रांतों के अतिरिक्त जमीन के बड़े टुकड़ों को पुराने हिंदू नायकों के हाथों में रख छोड़ना आवश्यक हो जाता था। इन नायकों के पैतृक प्रदेशों के शासन में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाता था जब तक ये कर तथा उपहार दिल्ली भेजते रहते थे। ग्रामीण समुदाय देश में एक नई सरकार की स्थापना से अप्रभावित रहकर जारी रहे। आर्थिक और सामाजिक अवस्था। आर्थिक अवस्था। तुर्क अफगान शासन की 3 शताब्दियों के अंदर भारत के बहुसंख्यक लोगों की आर्थिक अवस्था का ठीक अनुमान करना आसान नहीं है। फिर भी इतिहास ग्रंथों, अमीर खुसरो की पुस्तकों, जनविश्वासों एवं कहानियों, कविता एवं ग्राम गीतों, हिंदू एवं मुस्लिम रहस्यवादियों की रचनाओं, व्यवहारिक कलाओं के ग्रंथों, कानून एवं नीति शास्त्र की किताबों, विदेशी यात्रियों के विवरणों तथा कुछ सरकारी एवं व्यक्तिगत पत्र व्यवहार के आकस्मिक उल्लेखों का संग्रह कर हाल में इस बात का पता लगाने के प्रयत्न किए गए हैं
उस समय देश अपने अकथित धन के लिए प्रसिद्ध था। फरिश्ता हमें बतलाता है कि किस प्रकार महमूद गजनवी विशाल मात्रा में लूट का माल ले गया, तथा यह ध्यान देने योग्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अविवेकपूर्ण अपव्यय तथा उत्तर तुगलक युग की बहुत समय तक रह गई अव्यवस्था के बाद भी तैमूर ने दिल्ली में अपार धन लूटा, पर राज्य कोई ऐसी व्यापक आर्थिक नीति विकसित नहीं कर सका जिसका ध्येय लोगों की दशा में सुधार करना हो। खिलजियों अथवा तुगलकों ने जो थोड़े प्रयोग किए भी उनका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। एक आधुनिक मुसलमान लेखक लिखता है कि सामान्य रूप से उत्पादन के तरीके में कोई बड़ा सुधार, आर्थिक संपत्ति का और भी समान वितरण अथवा विभिन्न सामाजिक वर्गों की आर्थिक स्थिति की अधिक उत्तम व्यवस्था राज्य की नीति के बाहर थी। फिर भी भारत में व्यावसायिक संगठन तथा विस्तृत आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की परंपराएं थी। व्यावसायिक संगठन ग्राम समुदायों तथा नागरिक क्षेत्रों के संघों और शिल्पों द्वारा होता था। व्यापार आलोच्य काल में राज्य के मार्ग प्रदर्शन एवं समर्थन के अभाव के बावजूद राजनीतिक क्रांतियों के आघातों के बाद भी जीवित रहा। दिल्ली के सुल्तानों तथा आगे चलकर कुछ छोटे प्रांतीय शासकों ने केवल अपनी राजनीतिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए व्यवसायों और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। इस तरह दिल्ली के शाही कारखानों में सुल्तानों की मांगों की पूर्ति के लिए दूसरी चीज़ों के कारीगरों के अतिरिक्त कभी कभी रेशम के 4000 जुलाहे नियुक्त किए जाते थे। आज की तरह कारखाने, फैक्ट्रियाँ अथवा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक संगठन नहीं थे। अधिकतर कारीगरों का संबंध सीधे व्यापारियों से रहता था। यद्यपि कभी कभी वे अपने माल मेलों से बेच लेते थे तथा उनमें से कुछ कतिपय दिलेर व्यापारियों द्वारा उनकी व्यापारियों की देखरेख में माल तैयार करने को रख लिए जाते थे। यद्यपि कृषि अधिकतर लोगों की जीविका थी, पर देश के नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय भी थे। ये थे बुनाई का व्यवसाय, जिसमें सूती, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों का व्यवसाय सम्मिलित था, रंगने का व्यवसाय तथा सूती कपड़े पर नक्शे की छपाई, चीनी का व्यवसाय, धातु का कार्य, पत्थर तथा ईंट का कार्य तथा कागज का व्यवसाय छोटे व्यवसाय थे। प्याले बनाना, जूते बनाना, अस्त्र बनाना, विशेषकर धनुष तथा बाण, इत्रों, आंसुओं तथा मादक द्रव्यों का व्यवसाय इत्यादि बंगाल तथा गुजरात के बुने हुए सामानों के व्यवसाय और निर्यात में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बंगाल के माल की उत्तमता की प्रशंसा अमीर खुसरो तथा विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से की है। इन विदेशी यात्रियों के नाम इस प्रकार है जो 1406 ईस्वी में बंगाल आया था। बारथेलमा, जो 16वीं सदी के प्रारंभिक भाग 1503 से 1508 ईस्वी में भारत आया था, तथा बारबोसा, जो यहाँ 1518 ईस्वी के लगभग आया था। इस युग में भारत के आंतरिक व्यापार का परिमाण बड़ा था केवल राज्य के। बाकी अगले पार्ट में।